बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएसएन जेनेरिक थर्ड सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 1 चैप्टर नंबर 1 या यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 which is drug supply, and it is the second part of the introduction to pharmacology. इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी लास्ट एपिसोड्स में हमने कवर किया था, और आज हम इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी की जो चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 2 है यूनिट नंबर 1 का, उसको आज हम कवर करने जा रहे हैं। अच्छा, ड्रग सप्लाई, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ ड्रग सप्लाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग सप्लाई वो कौन कौन से हैं। इसके साथ साथ कुछ स्टैंडर्ड्स इन लेजिस्लेशंस या रूल्स एंड रेगुलेशंस हम पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जहां से हम ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आखिरी जो ऑब्जेक्टिव होगा हमारे इस चैप्टर का, वो है ड्रग कार्ड्स के बारे में। तो आखिरी जो ऑब्जेक्टिव हमारा होगा वो हमारा ड्रग कार्ड होगा। So let's dive into the topic. Drug supply. Let's define drug supply. What is drug supply? Drug supply is a system of drug procurement, storage and distribution. अब procurement का क्या मतलब? Procurement mean purchase. वो system का क्या मतलब? System mean a set of activities. A set of activities. तो वो सेट ऑफ एक्टिविटीज जिसमें ड्रग की परचेज, उसकी स्टोरेज और हॉस्पिटल में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, जो जिन एक्टिविटीज की बेस पर आप करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ड्रग सप्लाई। वो तमाम एक्टिविटीज जो ड्रग की परचेज, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन में असिस्ट करती है उसे ड्रग सप्लाई कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफिशिएंट ड्रग सप्लाई के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम के लिए जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके पास। और एक इफिशिएंट ड्रग सप्लाई के लिए आपके पास एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब आपके पास सफिशिएंट पर्सनल जो है वो होनी चाहिए, या स्टाफ आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ सस्टेनेबल फाइनेंसिंग आपके पास होनी चाहिए। फाइनेंसिंग का मतलब है मनी, यानी वेल्थ आपके पास, पैसे आपके पास होनी चाहिए एक इफिशिएंट ड्रग सप्लाई सिस्टम के लिए। इसके साथ साथ आपके पास हेल्थ केयर ऐसे पार्टनर और इंस्टीट्यूशंस या इदारे होने चाहिए जो कि आपकी ड्रग की अवेलेबिलिटी और आपकी ड्रग को एक्सेस जो है वो आपके लिए, उसमें आपके साथ कोऑर्डिनेशन करें, हेल्प करें। तो कितने पॉइंट्स हो गए? आपके पास सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज होनी चाहिए, सस्टेनेबल आपके पास फाइनेंस होने चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर इसे मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि एक पेशेंट आया, उस पेशेंट की डिटेल क्या है? पेशेंट आपके पास आया था, कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? ये है कि पेशेंट की डिटेल्स आपको मालूम हो, वो कब आया था हॉस्पिटल में, वो कब आया था और उसको क्या मसला था, और काउंसिल उसे जिस डॉक्टर ने किया, किस डॉक्टर ने उसे काउंसिल किया, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। इसके साथ साथ उसकी बीमारी क्या थी, उसका इशू क्या था, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके साथ साथ उसे कौन सी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई, ये सारी चीजें क्या क्या है आपकी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए एक इसेंशियल पॉइंट ये आपके पास होनी चाहिए। ड्रग
सप्लाई के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंस क्या है वो आप पढ़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आपके पास इसेंशियल मेडिसिन की सिलेक्शन आपको मालूम होनी चाहिए और इसके लिए आपको एक टर्म याद होना चाहिए, ESL, EDL। ईडीएल का क्या मतलब है? ईडीएल का मतलब है इसेंशियल ड्रग लिस्ट। इसेंशियल ड्रग लिस्ट आपके पास होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि आपके पास आपको मालूम होना चाहिए कि ड्रग ए, ड्रग बी, ड्रग सी और डी एंड सो ऑन एंड अप, ये इसेंशियल ड्रग है, ये रोज या कॉमनली हमारे साथ इस्तेमाल होने वाले ड्रग्स हैं। ये आपको इनकी सिलेक्शन मालूम होनी चाहिए और इनके लिए आपको लिस्ट भी मालूम होनी चाहिए, जिसे हम इसेंशियल ड्रग लिस्ट कहते हैं। ये आपको मालूम होनी चाहिए। इसके साथ साथ दूसरी बात, आपको ये पता होनी चाहिए कि कितनी क्वांटिटी में आपने उसे रखनी है, कितनी मकदार में आपने उसे रखनी है या स्टोर करनी है अपने पास। इसके साथ साथ आप फोरकास्टिनेट कर सकें। फोरकास्टिनेशन का मतलब क्या है? फोरकास्टिनेशन का मतलब ये है कि आपके पास कौन कौन से मेडिकेशन की डिमांड होगी या आएगी, आपको ये भी मालूम होने चाहिए। इसके साथ साथ प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिसिन, आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप ड्रग को परचेज करें और ड्रग की परचेजिंग के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? स्टेबल फाइनेंस। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, स्टेबल सस्टेनेबल फाइनेंस आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ स्टोरेज ऑफ इसेंशियल मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए। आपके पास प्रॉपर कूलिंग सिस्टम उसके लिए होनी चाहिए, प्रॉपर हीटिंग सिस्टम उसके लिए होनी चाहिए। ऐसे रूम्स होने चाहिए जहां पर हर मेडिकेशन के लिए आपके पास सूटेबल टेम्परेचर मौजूद हो। ऐसा ना हो कि एक मेडिकेशन है और वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाए तो वो खराब हो जाएगी, डीनेचर हो जाएगी और आप वो टेम्परेचर ही उसे प्रोवाइड ना कर सको। अगर ये सूटेबल टेम्परेचर आप प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आप एक बेहतरीन और एफिशिएंट ड्रग सप्लाई सिस्टम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आपका नहीं है। इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन जो है ये आपका होना चाहिए। आप में ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप हॉस्पिटल में या एक हेल्थ केयर सिस्टम में आप अपनी जो मेडिसिन है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सको। इसके लिए आपके पास पर्सनल, सफिशिएंट पर्सनल होनी चाहिए, स्किल्ड पर्सनल आपके पास होनी चाहिए, एक्सपर्ट पर्सनल आपके पास इसके लिए होनी चाहिए। इसके साथ साथ अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन द हॉस्पिटल, ये कैसे हॉस्पिटल में ड्रग्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? इसका मतलब ये है कि एक हॉस्पिटल है, उसमें मेन फार्मेसी से वार्ड तक या पेशेंट की बेड साइड तक एक मेडिसिन की ट्रांसफर कैसे होती है। तो डेफिनेशन देखें, द फिजिकल ट्रांसफर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम स्टोरेज एरिया मीन मेन फार्मेसी ऑफ द हॉस्पिटल टू द पेशेंट बेड साइड इज नोन एज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द हॉस्पिटल। अब इसमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन दो किस्म की होती है हमारे पास। उनमें से एक इन पेशेंट के लिए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और एक है आउट पेशेंट के लिए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन पेशेंट क्या है और आउट पेशेंट क्या है ये जरा समझ डियर स्टूडेंट्स। इन पेशेंट वो पेशेंट्स होते हैं जो किसी फिजिशियन ने काउंसल किए और काउंसलिंग के बाद उनको घर भेजा या उनको सॉरी आउट, ये इन पेशेंट वो पेशेंट्स हैं जिसको फिजिशियन ने काउंसिल किया और काउंसलिंग के बाद फिजिशियन ने उनको एडमिट कर दिया, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए या बेड रिडन हुए। इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम इन पेशेंट्स कहते हैं। अब आउट पेशेंट्स वो पेशेंट है जिसे डॉक्टर ने काउंसिल की या फिजिशियन ने काउंसिल की और उसे घर भेजा या डिस्चार्ज कर दिए उनको, तो इसको हम क्या कहते हैं? और वो कोई बेड को एक्युपाई नहीं करते, इनको हम आउट पेशेंट्स कहते हैं। अब आउट पेशेंट्स की डेफिनेशन भी यहाँ पर दी गई कि वो बेड को ऑक्युपाई नहीं करते किसी हॉस्पिटल में, क्लिनिक में या एनी हेल्थ सेंटर में। और फिर कहते हैं कि ये माइनर डिजीजेस के साथ या कॉमन इलनेसेस के साथ
ओपीडी में या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको ओपीडी कहते हैं। डॉक्टर उसे कंसल्ट या फिजिशियन उसे कंसल्ट करती हैं और घर भेजते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट्स की क्लासिफिकेशन है, उसमें कुछ जनरल पेशेंट्स है। जनरल पेशेंट्स वो पेशेंट हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉमन डिजीजेस के साथ आपके पास आते हैं। मिसाल के तौर पर डायबिटिक के पेशेंट्स हो गए, इसके साथ साथ हाइपरटेंशन के पेशेंट सारी दुनिया में मौजूद होते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग इमरजेंसी पेशेंट्स होते हैं। इमरजेंसी पेशेंट का मतलब ये है कि वो कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के साथ आपके पास जो है वो आती हैं या आते हैं, और अगर उनकी केयर न की जाए प्रॉपर टाइम पर तो उनकी डेथ हो सकती है। इनको हम क्या कहते हैं, इनको इमरजेंसी पेशेंट्स है। मिसाल के तौर पर हार्ट अटैक है एक पेशेंट को हुआ है, या एपिलेप्सी का मसला है एक पेशेंट को, अगर आपने उसको टाइम पर ट्रीट नहीं किया तो वो पेशेंट आपसे एक्सपायर भी हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ रेफर्ड पेशेंट्स आपके पास आते हैं जिनमें आईज, ईयर, नोज और टीथ की डिसऑर्डर्स के साथ आपके पास आते हैं, तो ऐसे पेशेंट को रेफर्ड पेशेंट्स कहते हैं। CHN1 में हमने पढ़ा था कि BHU, इसके साथ साथ RHC, बेसिक हेल्थ यूनिट, रूरल हेल्थ सेंटर, LHVs होम, और इसके साथ साथ अदर क्लिनिक्स या सेटअप से जब पेशेंट टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या हॉस्पिटल में उनको जब भेजा जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इनको रेफर्ड पेशेंट्स हम कहते हैं। अब इन पेशेंट्स क्या हैं, वो पेशेंट हैं कि जो इन पेशेंट सर्विसेज क्या है। अब ये जरा समझे कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स फॉर द इन पेशेंट विल बी परफॉर्म्ड बाय द आउट डिस्पेंसिंग एरिया। इसका मतलब ये है कि इन पेशेंट के लिए मेडिसिन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट से ही होगी, और इसमें यहाँ पर कहेंगे the staff involved in the dispensing the drug for outpatient can dispense for inpatient too। यानी वो पेशेंट जो आउट पेशेंट्स के लिए ड्रग को डिस्पेंस करते हैं वही पर्सनल या स्टाफ ही इन पेशेंट्स के लिए ड्रग को डिस्पेंस करेंगे। और कहते हैं कि अगर उन पर वर्क बर्डन आ जाती है तो वो फर्दर पर्सनल को अपने साथ जो है वो काम दे सकते हैं, या इनको अदर पर्सनल को अपने साथ हायर कर सकते हैं।